नाज़रीन, प्रोग्राम नया दौर के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं ताहिर मलिक और इसार राना। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें आज अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बाकायदा तमाम तर सियासी जमातों ने हमायत का ऐलान किया है। सिर्फ उन सियासी जमातों ने जो हुकूमत के साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हमायत का ऐलान कर दिया है, मगर दूसरी तरफ पर अपोजिशन जो है वो इसकी हमायत करती हुई नज़र नहीं आ रही। पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो डिटेल्स अभी तक सामने आई हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यह बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा और इसमें हम किसी को भी नकल मकानी करने पर मजबूर नहीं करेंगे। मगर दूसरी तरफ पर अपोजिशन भी ये बात करती हुई नजर आ रही है कि इससे पहले आपको हाउस में आना चाहिए था, हमें अपने एतमाद में लेना चाहिए था और इस ऑपरेशन के हवाले से इनके पॉइंट्स को शेयर करना चाहिए था। एक तरफ पर मुल्क की सालमियत की बात की जा रही है, बका की बात की जा रही है, तो ये तमाम तर चीज़ें इनको हमारे पैनलिस्ट किस तरह से देखते हैं और अगर अपोजिशन इन तमाम तर चीज़ों को नहीं मानती है तो उस वक्त हुकूमत जो है इस वक्त किस पोजीशन पर है, उन्हें किस तरह से राज़ी किया जा सकता है। ताहिर मलिक साहब, कल के प्रोग्राम में भी हमने बात की थी अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से और आज वफाकी काबीना ने बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी कर दी है। अपोजिशन अभी तक जो है वो इसको मानने से इनकार कर रही है और अपोजिशन का इस ऑपरेशन के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करना, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहले तो बात ये है कि हुकूमत के पास कानूनी तौर पे ये लीगल उनका राइट है कि वो ऐलान कर सकते हैं हम के ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इस पे मैं कोई हम तनकीद नहीं कर रहे, मगर आप एक जमहूरी अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये रीजनेबल चीज़ है। रीजनेबल इसलिए नहीं है कि ये 1-2 घंटे पहले आपके वज़ीर खारजा अपना दिफा साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं हम अपोजिशन के पास जाएंगे, हम मुज़ाकरात करेंगे, हम किसी से सबको मिलकर लेके चलेंगे। 2 घंटे के बाद आपकी कैबिनेट बैठती है तो आप फैसला कर लेते हैं। तो उससे जो मैसेज जा रहा है वो बड़ा गलत जा रहा है। अब 2-3 चीज़ें आपके जहन में रहनी चाहिए कि पीटी जो मर्जी आप कह लें, वो मैं कौंसल के बहस नहीं करता, मैं सीधी बात करता हूँ। पीटीए की 2/3 अक्सरियत है केपीके में, मजबूरियत क्या है, हुकूमत क्या है, एक जमात है, चले मान लो उसका जो मर्जी आप नाम डाल दें, इमरान खान का भी जिक्र ना करें, 2/3 अक्सरियत वो वहाँ पे रूल कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम वहाँ की अपना मौलाना फजल रहमान की बात करें, बड़ी पार्टी है, मैं तो नहीं ना कोई 3 वहाँ की फेसिस हैं पोलिटिकल, तीनों कह रहे हैं जी कि आप गलत बात करेंगे। तीसरी बात जो है, अगर आप छोटे मोटे भी अगर निकालें ना ऑपरेशन जो मैं केपीके की सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो वो 2002 से तकरीबन 8-9 बार ये काम हो चुका है। तो उन लोगों ने, मैं वहाँ के लोगों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने इसकी माशी मसाइल समझते हैं, उन्होंने इसकी प्राइस पे की है, इसकी सियासी प्राइस है, इसकी माशी प्राइस है, इसकी नकले मुकानी की प्राइस है। वो अलग बात है कि हुकूमत ने कहा कि नकले मुकानी नहीं होगी, ये कंट्रोल एक किस्म का फोकस्ड ऑपरेशन होगा, मगर ऑपरेशन इज ऑपरेशन। अब मतलब एक मुल्क है, आप एक वफाक हैं, जहाँ पे आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं वहाँ के 3 आपके फेसिस हैं, तीनों से नाम ने बात की है। अगर आप 2-3 दिन अगर पार्लियामान में ये बहस करा लें, आप वहाँ पे एक बिल पेश कर दें, आप एक करारदाद पेश कर दें, कौन पाकिस्तानी है जो कहेगा कि पाकिस्तान में टेररिज्म होना चाहिए? कौन पाकिस्तानी है जो कहेगा कि पाकिस्तान में नो गो एरिया होनी चाहिए? तो मेरा ख्याल है कि एक सीधी चीज़ थी। आपका वज़ीर दिफा साहब आके पूरे पाकिस्तान को फरमा रहे हैं कि हम बेवकूफ़ नहीं है, हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। 2 घंटे बाद आपने फैसला कर दिया। जी अच्छा राना साहब, जैसे कल हमने इस पर डिटेल पे बात की थी कि अपोजिशन की मुखालफत कर रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त जैसे आपने कल के प्रोग्राम में कहा था कि जब बात सालमियत की आ रही है तो हम 1 पेज पे खड़े होंगे, आज उन जमातों ने इसके ऊपर इजहार किया है और साथ देने की बात की है जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, अपोजिशन साथ नहीं दे रही है। तो ये ऐसे कौन से इसमें पॉइंट्स हैं कि जिस पे आप समझ रहे हैं कि अपोजिशन मुत्तफिक नजर नहीं आ रही है? अच्छा, नहीं, हुकूमत में भी पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक नहीं किया है। पीपल्स पार्टी ने, पीपल्स पार्टी का जो आज इजलास हुआ है उसमें उन्होंने इस पे तहफुजात का इजहार किया है। वो तो इन पीपल्स पार्टी की मजबूरी है कि उन्होंने इनके साथ खड़ा होना है। अदरवाइज जो पीपल्स पार्टी की जो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है वो इस बात की नफी करती है कि वो इस तरह के इकदामात की तायद करे। आज पीपल्स पार्टी के इजलास में खुल के लोगों ने अपने तहफुजात का इजहार किया। बिल्कुल। अच्छा, फिर आज खाली ये बात केपीके की अब जमातों की नहीं रही। आज जो जमात इस्लामी के अमीर हैं हाफिज नईम साहब, उन्होंने कैटेगोरिकली इस ऑपरेशन की मुखालफत कर दी है। फिर नई डेवलपमेंट ये हुई है कि आज बैरिस्टर सैफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है केपीके में और उन्होंने इस पर जरगा बुलाने या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। अब आप बात को समझे मलिक साहब कि अगर केपीके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रही है तो इसका मतलब है कि वो प्लेटफॉर्म जो पार्लियामेंट में इस्तेमाल होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिस पे फिर केपीके को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ रही है।
वजीर आजम साहब ने रात गए, जो वजाती बयान आया, जी एक तो उन्होंने सारी दिन इंतजार किया और उसके बाद रात को एक वजाती बयान दिया कि जी ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है। तो इससे वो के सीएम केपीके की बात जो है, केपीके की बात भी क्लियर हो गई कि उन्होंने कहा कि उस में एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। उन्होंने कहा जी ये एक विजन है नया हमारा, ठीक है, हम उस विजन के तहत ऑपरेशन करेंगे और किसी जगह फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। जी जो इन जमातों को असल रिजर्वेशन है वो ये है कि कहीं फौजी ऑपरेशन के नाम पे कोई ना हो जाए। तो वो वजीर आजम ने रात गए क्लियर किया, लेकिन इसके बावजूद भी जितनी जमातें हैं सिवाय पीपल्स पार्टी और नून लीग के, तमाम जमातें ऑलमोस्ट इसकी मुखालफत कर रही हैं। बिल्कुल। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये ऑपरेशन डेफिनेटली केपीके में होगा, क्योंकि केपीके के अंदर ये कहा जा रहा है कि तालिबान जो हैं वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि शाम को पुलिस वाले थानों में नहीं रहते, ये अपने थाने बंद कर देते हैं जैसे दुकानें होती हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। अगर ऐसा होता है, बिल्कुल ठीक है ना, कि अगर वहां ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि केपीके, मैं एक सहाफी हूं, मलक भी इस बात को इंडोर्स करेगा, क्या केपीके एक ऐसा बारूद है जिसे अगर गलत अंदाज में छेड़ा गया तो बहुत धमाका हो सकता है। एग्जैक्टली। अगर हम इस बात को मान लें कि वहां तालिबान इतनी ताकत में है, तो इस ऑपरेशन के नाम पे कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे केपीके के अंदर नई आग भड़क उठे। हमें इसे बड़े ठंडे दिमाग से और बड़े सोच विचार के बाद करना चाहिए। और मेरी राय यही है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होना है उसे पॉलिटिकली होना चाहिए, पॉलिटिकली ही चीजों के हल निकलने चाहिए रेदर देन कोई और ऑप्शन के ना। तो मेरी राय में तो ये कि आज जमात इस्लामी ने भी अपना वजन, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर केपी हुकूमत जो है इस पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाती है, तो मैं समझता हूँ कि नून लीग के पास बड़ा अच्छा मौका है। वो जो ये कहते हैं कि जी हम बात करना चाहते हैं, बात नहीं करते, तो उसमें जाके बैठे, पीपल्स पार्टी भी बैठे और एक प्लेटफॉर्म, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है वो, उस पर बात करें अगर आप पार्लियामेंट में नहीं कर सकते तो। ठीक है। ताहिर साहब, वज़ीर आज़म ने कहा कि ये जो गुज़िश्ता ऑपरेशंस थे हम उसी की तर्ज के ऊपर इस ऑपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये इंटेलिजेंस बेस के ऊपर होगा। सर, ये इंटेलिजेंस बेस के ऊपर ऑपरेशन जो किया जाएगा, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? और वो जो कह रहे हैं कि नकल मकानी करने पे मजबूर भी नहीं किया जाएगा, तो ये ऑपरेशन किस बेस पे होगा कि जहां एक तरफ पे कबाइल को ये डर भी है कि कहीं उनके घर ना छीन लिए जाएं या उन्हें हिजरत करने पे मजबूर ना किया जाए, तो ये इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन को आप ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, वो डेफिनेटली करते। मैंने कल भी थोड़ी सी हल्की सी बैकग्राउंड बताई थी, थोड़ी सी मैं डिटेल आपको मजीद देता हूँ। काम शुरू है चाइना से। अब पाकिस्तान ने कमिटमेंट शो की कि हम CPEC 2 शुरू हो गया, चलो पहले को छोड़। उन्होंने एक ताना सा दिया पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी कि हम अफगानिस्तान में 4.5 अरब रुपए, सॉरी डॉलर, मतलब मैं शायद हम गिन नहीं सकते, 4.5 बिलियन डॉलर पे वहाँ पे वो कानकुनी कर रहे हैं, वो कोई उनकी कोई जो भी है मसला मादनियात वाली। उन्होंने कहा यार तुम बात करते हो पाकिस्तान में, हम अफगानिस्तान में हमारा एक बंदा नहीं मरा। ये देखे हमारे लिए, मैं जरा थोड़ा सा आप हुकूमत के चले साइड पे नहीं लेते, प्रेशर समझे, हमारे वफाक के प्रेशर है। कांगो, अफ्रीका के ममालिक उन्होंने गिनाया, उन्होंने कहा जी एक केस नहीं है हमारा। और स्वाद को उन्होंने बताया जो इसमें पाकिस्तानी भी, मतलब बड़ी दुख की बात है, हमारे अपने भी बेटे हैं, चलो चाइनीज भी इंसान है, जो भी है वो भी आपको पता है कि ऑपरेशन में सारे चाइनीज पाकिस्तानी भी उनको ज़िंदगी से गए। तो आप पे सबसे पहले जो असल प्रेशर है, जो हमारी हुकूमत कह नहीं सकती, कि अगर आपने पाकिस्तान का जो गेम चेंजर आपने बनाया है, अभी तकरीबन 28-30 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में आ गए हैं, 40-50 बिलियन मजीद इन्वेस्टमेंट आ सकती है। पाकिस्तान के लिए डॉलर की लड़ाई है, वो रोज़ हम कहते हैं। तो आप देखें हम कहाँ पे फंस गए। तो अगर जिसने भी पैसे लेके आने, वो कहते हैं जी आप जो भी है कि आप पहले चीज़ तो क्लियर करें ना, हमने जो डेवलपमेंट करनी है, अगर हम सेफ ही नहीं, सिक्योर ही नहीं है यहाँ पे आपको। वैसे मैं आपको ये खबर दे दूँ, आप जहाँ पे इस वक्त काम हो रहा है ना, पाक आर्मी पूरा प्रोटेक्ट कर रही है फिजिकली इस वक्त जितना भी एक्शन हो रहा है। तो जो मैं असल आपको बात बताना चाह रहा हूँ, ये प्रेशर आ रहा है वहाँ से कि आपने इसको करना है। और दूसरी चीज़ है कि चाइना ने सपोर्ट भी किया इसको। चाइना ने कहा कि हम आपके साथ हैं, जहाँ आपको चाहे आप ही ऑपरेशन करें। मगर जो असल क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए, आपको पता है कि अफगानिस्तान का क्या दुनिया में रोल रहा है। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा रोल दुनिया में ये रहा था, मॉडर्न वर्ल्ड में एक ऐसी जगह बन गई थी जो प्रॉक्सी वार के लिए डार्लिंग थी। प्रॉक्सी वार से नुकसान ये हुआ, जो जिसको हम
कोल्ड वॉर कहते हैं, जिसको हम अफगान वॉर कहते हैं, जिसको हम दहशतगर्दी की वॉर कहते हैं, इसको इससे रिलेट करना जरूरी है। वहाँ पे चाइनीज इंटरेस्ट है, वहाँ पे रशियन इंटरेस्ट है, वहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट है, वहाँ पाकिस्तान के इंटरेस्ट है, वहाँ इंडिया के इंटरेस्ट है, वहाँ ईरान के इंटरेस्ट है। तो वो एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी जगह बन गई जो पैसा दे दूसरे से लड़ ले, जिसको प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। मुझे ये डर है कि पाकिस्तान के सामने मोदी बैठा हुआ है, इंडिया है। जब इंडिया को तो हजम नहीं हो रहा सी पैक, तो मैं पता नहीं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, कहते कहते नहीं कह रहा। जिस तरफ हम जा रहे हैं मुझे लगता है कि आप वो सेंसिटिविटी समझिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हमें बड़ा ही केयरफुल रहना चाहिए कि ये वॉर जो है हमारे कंट्रोल में रहे, हम राइडर रहे, वो ना हो कि ये इंटरनेशनल फिर कहीं नहीं प्रॉक्सी की शक्ल में चले। और हमने 40 साल की 79 से शुरू हुए ना, हमने तकरीबन 44 इयर्स इन प्रॉक्सी वालों को भुगता है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। राना साहब, जब कभी भी ऑपरेशन स्टार्ट किए जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली यही होता है कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बात की है, लेकिन उसमें जब कभी भी कोई बात आती है या जिस वॉर का जिक्र ये भी कर रहे हैं कि हमेशा प्रेशर पाकिस्तान की तरफ बढ़ता है। जनाब, एक तरफ पे ये इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन भी शुरू हो रहा है, इसकी नौयत भी काफ़ी गैर मामूली किस्म की है, लेकिन इसके साथ साथ एक शरपसंद नासर जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं, उन्हें किस तरह से टैकल किया जाएगा, जो आपके एक आम बंदे के साथ, आपके आम कबाइल को गलत तरीके के साथ चीज़ों को गाइड भी कर सकते हैं, तो उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? देखिए, इंटेलिजेंस बेस्ड का मतलब ही ये होता है जी कि जिसमें आप पहले रैकी करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, सारे मैकेनिज़्म देखते हैं, स्पाई वो उसको देखते हैं, फिर इनकी आपस में जो इंटरेक्शन है, जो वो है, वो सारे उस निज़ाम को देख के फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है। और होता है ये इसी तरह कि जब आप कहीं ऑपरेशन करते हैं तो उसके जो रद्द अमल आ सकते हैं वो आपको पहले से पते होते हैं और आप उनको भी एड्रेस कर रहे होते हैं साथ साथ। लेकिन असल बात तो वही है जो मैंने कही और मलिक ने भी उसे कहा कि हमें ये जंग अपने हाथ में रखनी है। ठीक है ना? कैसे रखेंगे? अब मलिक ने जो कहा ना कि अफगानिस्तान तो प्रॉक्सी वार की हो रही है, बदकिस्मती से मलिक से मेरी आजकल बहुत दोस्ती हो गई है। ये जो मेरा आपको खाना भी खिला रहा है, मैं इसीलिए नून लीग और पीपल्स पार्टी हम दोनों बन गए हैं। हमने आपस में एक दूसरे इताद कर लिया अनटिल अनलेस हमें कोई नया थ्रेट नहीं आ जाता। आएगा तो फिर हम देखेंगे फिर अलग-अलग हो सकते हैं। फिर हम ऑडियंस को कैसे घेरते हैं। अच्छा, बात ये कि हम तो खुद प्रॉक्सी का ही हिस्सा हैं। क्या हमारे ब्रादर ममालिक, इस्लामी ममालिक अपने मजहबी फिरके के नजरियात के लिए हमें इस्तेमाल नहीं करते रहे? बिल्कुल करते रहे। क्या यहाँ पे गर्दनें नहीं काटी गई एक दूसरे की? बिल्कुल काटी गई है। और क्या हमें नहीं पता कि कहाँ से फंडिंग होती रही दोनों मुतारिब ग्रुपों को? बिल्कुल ऐसा है। मैं समझता हूँ कि उसने हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये जो सवात वाला वाकया हुआ ये उसी की कंटिन्यूटी है जो इस कौम के अंदर मजहब के नाम पे शिद्दत पसंदी घुसाई गई। ठीक है ना? जो आज हम फल काट रहे हैं और वो फल बड़ा कड़वा है और बड़ा जहरीला फल है। सो पाकिस्तान में प्रॉक्सी कोई नई चीज नहीं है। हम ये U2 जब गिरा था, चीन ने गिराया था तो पता चला था कि पाकिस्तान ने तो अमेरिका को अड्डे दिए में। ये बात है 1962 की जी। तो आप लगा ले 40 और 60 साल से हम तो इसी गेम में पड़े में। लेकिन इनफ इज इनफ। हमारे 1 लाख के करीब कीमती जाने गई, $1 ट्रिलियन का हमें नुकसान हुआ। पाकिस्तान आज इस खित्ते में सबसे बदहाल मुल्क है उस जंग के नतीजे में जो हमारी थी ही नहीं और हमारे पे जो 9/11 के नाम पे हम पे मुसल्लत की गई। और फिर अगेन आप कहेंगी कि मैं इमरान खान को इसलिए ज़्यादा वो देता हूँ कि उसने बहुत पहले ये कहा था कि जंग हमारी नहीं, इसमें हमें सिवाय जलालत के और तबाही के कुछ नहीं मिलना। और आज वो साबित हो रहे हैं। वो लोग जो कल तक हमारे साथ क्या कहते हैं, इस वक्त जो हमारी हुकूमत की पोजीशन है, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी नहीं बोलती, वो तो सारा इल्जाम खान पे डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो टेररिज्म उसमें पाकिस्तान की मेरा उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल थी। वो कहते हैं ये जो लोग आप वापस लाए थे तो वो इसका जिम्मेदार सबसे ज्यादा खान को करार देते हैं कि वो वापसी से ये अच्छा नहीं वो ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है। आप बात कर रहे हैं जो मुआहदे के तहत तालिबान वापस आए के में ना, तो उसमें अकेला इमरान खान तो नहीं था। उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट जो थी वो पूरी तरह उसमें शामिल थी। वो अकेले का तो डिसीजन नहीं, और पाकिस्तान में इस लेवल के डिसीजन कभी पॉलिटिकल नहीं होते।
मुझे कहने दे। तो खान नहीं था, हैं वजीर आजम खान नहीं, नहीं बिल्कुल वजीर आजम खान था, मैं उससे इनकारी नहीं हूँ, लेकिन ये official बिल्कुल decision की ऐसे ही है कि जैसे कारगिल जब हुई थी तो नवाज शरीफ साहब ने हाथ खड़े कर दिया था कि मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो रहा है ठीक अमेरिका जाके, ठीक है ना, वो वजीर आजम ही थे उस टाइम। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में जो ये शिद्दत पसंदी है ना, ठीक हो मेरी गया बात तो जी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो शिद्दत पसंदी है ऑन रिकॉर्ड, शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर में कहा था कि तालिबान और हम एक से ही हैं, ठीक है, और हमारे और आप में कोई फर्क नहीं है। मैं वो कहे तो तकरीर दिखा देता हूँ और वो भी डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ जिसमें उसामा बिन लादेन तो रहा है ना, गुड तालिबान बैड तालिबान की टर्म रही है हमारे। अच्छा ताहिर मलिक साहब, एक तो अभी आपने प्रॉक्सी वार का जिक्र किया और दूसरा भी आप जो राना साहब से बात कर रहे थे ना, तो शानदाना गुलजार साहिबा ने जो असेंबली में कल खिताब किया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये बता दीजिए कि हमारे दौरे हुकूमत में, वो चाहे बहुत मुख्तसर रहा जितना भी रहा, कोई एक ड्रोन अटैक आप बता दीजिए, कोई ऐसे वाक़या रिपोर्ट करवा दें कि जो इस तरह का हुआ हो जैसे अब होना शुरू हो चुके हैं। जनाब प्रॉक्सी वार को हाईलाइट किया गया है, राइड हमने करना है, और वो हम कैसे इस चीज़ को अपने हाथ में रख सकते हैं, क्योंकि हमारे तो इंटरनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने एक जगह पे इकट्ठा करना है। देखिए ना, शुरू में जो हमने बात की यही कहा ना, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा एक जगह मतलब पॉलिटिकल में बात ही नहीं कर रहा मैं, अपना कोई ना जज्बा दिखा रहा हूँ ना लाइकनेस। मेरा क्वेश्चन ये, एक सूबा है आपका, ठीक है जी, उसमें दो तेई एक पार्टी लीड कर रही है, वहाँ की जो बड़ी बड़ी दो पार्टियाँ दूसरी बनती हैं, मतलब पीपल्स पार्टी ना होने के बराबर है जो सच है, नून ना होने के बराबर सच है, नाम तो होगी, तीन ही वहाँ के नहीं, लेकिन मलिक पीपल्स पार्टी केपी में हुकूमत करती रही है, उनके रूल्स हैं वहाँ पे, एएनपी के रूल्स हैं वहाँ पे। मैं एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ, जो ये बात कर रही है। देखिए इसीलिए कहते हैं ना, दुनिया में एक आइडिया कि जंग जो है वो ठीक है, जंग के लिए फौज नहीं लड़ती, कौम की लड़ाई होती है और कौम और फौज साथ होते हैं। मेरा पॉइंट जो मैंने आपको अफगानिस्तान में इतनी लंबी लिस्ट बताई थी कि वहाँ पे इतने ममालिक बैठे हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसी दुनिया को एक समझ लें कि ऐसा प्ले ग्राउंड मिला कि आप अपना फुटबॉल लाएं, मतलब पैसे आप लाएं और जिससे जो मर्जी करा लें। तो हम इस वक्त मेरा है कम से कम 1100-1200 किलोमीटर का बॉर्डर की आप बात कर रही हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ कि हम उसे कैसे अपने कंट्रोल में हम इस वही मैं कह रहा हूँ, आप जब तक आप अपने लोगों के साथ कंसेंसस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने लोगों से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक आप उनको ट्रस्ट नहीं देंगे, और ये मैं अकल से आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, पीटीआई किसी हद तक थोड़ा थोड़ा इसमें जायका डाल रही है कि ये ऑपरेशन हमारी विल के खिलाफ हो रहा है, इसकी पॉलिटिकल कीमत बन रही है। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। लोगों के अंदर एक चीज़ चिंगारी छोटी सी बन रही है कि यार इतने ऑपरेशन हम पे ही हो रहे हैं, ये हम इसकी कीमत अदा करेंगे, नकले मकानी हमारी होगी, वो हो या ना हो, परसेप्शन अच्छी नहीं है, ये मेरा आर्गूमेंट। ठीक, राना साहब वैसे पीटीआई से मुज़ाकरात करें या ना करें, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ने, जैसे आपने कहा कि भाई रात गए जाकर उन्होंने सारी तमाम तर तफसीलात को जारी किया है, तो ये तो एक ऐसा इशू है कि जिस पर हमारी बका और सालमियत की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्यों नहीं मुज़ाकरात किए जा रहे, टेबल टॉक पे क्यों नहीं बुलाया जा रहा कि एक बाकायदा बिठाया जाए, उनके एतराज़ात को दूर किया जाए, उसको सुना जाए, तो ये क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कल भी मैंने इस पर बात की थी कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन तो ऑलरेडी प्रोसेस में है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है जी, वो दहशतगर्दी के खिलाफ है। जी बिल्कुल है, ठीक है ना, और वो जिनके खिलाफ है वो वही लोग हैं जिनके खिलाफ ये वाला ऑपरेशन होगा, तो कोई नई चीज़ तो होनी नहीं जी। मुझे नहीं समझ आ रही कि हुकूमत को ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने एक नया ऑपरेशन का नाम दे के और एक नई कंट्रोवर्सी को पैदा कर दिया। इसमें दो चीजें, या हुकूमत की बदनीयती है कहीं ना कहीं और इस ऑपरेशन की आड़ में वो कुछ और करना चाहते हैं, ठीक है, या उनसे मिसमैनेज हो रहा है और वो इस ऑपरेशन को उस तरह पॉजिटिवली नहीं दे पा रहे जिस तरह होना चाहिए, ठीक है। और हमारे मेरा ख्याल है वज़ीर इत्तलात साहब जो हैं शायद वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो एक नैरेटिव को डेवलप करके मीडिया में उसको दे सकें, क्योंकि ये एक साइंस है, एक आर्ट है जी। और मरियम औरंगजेब को मैं क्रेडिट देता हूँ कि माजी में नून लीग के बहुत सारे इश्यूज को उन्होंने बहुत अच्छी तरह एड्रेस किया। दूसरी चीज ये है कि अभी भी कोई डिले वेरा दा कुछ नहीं बिगड़े, अभी भी आप लोग बैठ जाएं, इकट्ठे हो जाएं, मैं समझता हूँ कि इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि अगर आप सीएम केपी के जो वो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस उसमें चले जाए,
इससे अच्छा जेस्चर मलिक साहब आप जो कह रहे हैं ये देखें कि हम चाहते हैं सियासी डायलॉग तो चले जाए। देखो यार, ट्रस्ट डेफिसिट भी है ना। जिस तरह हम कह रहे हैं ऑपरेशन कितनी होगी, इसी तरह कितनी हमारी ऑल पार्टीज भी होती है, 10,000 हो चुकी है। मगर जब आपने फैसला पहले ही कर लिया, ये तो ऐसे ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार गई है और हम उस पर एनालिसिस शुरू कर दें, आपने ऑपरेशन का अनाउंसमेंट कर दिया तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्या करेंगी? तो दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत राने का लॉजिकल पॉइंट है कि कम्युनिकेशन का भी फेलियर है और अपना ट्रस्ट का भी डेफिसिट है। क्योंकि वज़ीर आज़म कह रहा है कि हमारी ख्वाहिश है, ये मेरा हाल मैं हैरान हूँ, इस पर कोई हाईलाइट ही नहीं कर रहा कि हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोल सूबाई हुकूमत का हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? ना आप कम्युनिकेट कर पाए, ना आपने कॉन्फिडेंस नहीं, यहाँ पे यकीन नहीं है। जब आप ये कहते हैं, ये लाने वाली पॉइंट है ना, हेल्दी बात की है कि नहीं यार आप डरे ना, आपकी पुलिस है, आपका सूबा है, आपके अपने इदारे हैं, आर्मी आपको। अच्छा, इसमें फिर एक चीज और भी है मलिक साहब, एक चीज मलिक साहब और भी है कि अगर ये केपी में होना है तो केपी के हुकूमत के थ्रू होना चाहिए ना। ये ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए कि उन्हें ये फील हो कि कोई बाहर से लोग आ गए और आके उन्होंने ये कर दिया। साहब मुझे आप जल्दी से एक जवाब दे दीजिए। अब जैसे आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन काफी अलार्मिंग सिचुएशन है, तो इस वक्त हमें अपना क्या रोल रखना चाहिए, किस तरह से ट्रिकी सिचुएशन है? मैं और मलिक दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि खुदारा पॉलिटिकल फोर्सेस को एतमाद में लें, उनके थ्रू करें जो भी करना है। अदरवाइज पीटीआई 3 दफा जीत चुकी है केपी में, आप उसको हमेशा के लिए वहां का इख्तिदार सौंप देंगे। ये जो मलक बारीक बात कहना चाह रहा था, मैं भी आपको कह रहा हूं कि ऐसा एहसास उन लोगों में ना पैदा होने दें कि जैसे केपी वाले अवाम के साथ कोई इसलिए जुल्म हो रहा है कि वो पीटीआई के साथ। ठीक हो गया जी। और जब बात की जा रही है मुल्की सालमियत और बका के हवाले से, तो हुकूमत को इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना पड़ेगा। लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद मज़ीद इश्यूज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। आज अगेन फिर दोबारा से इस केस की समाअत की गई है और रिमार्क्स जो है वो सबके सामने रहे हैं, जिसपे काफ़ी सवालात भी उठाए गए हैं। आखिर मखसूस नशिस्तों का जो मामला है ये कैसे हल किया जाएगा, और फुल कोर्ट बेंच जो इसकी समाअत कर रहा है, इस वक्त तक अभी तक जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया गया है। इसाराना साहब, अगर हम बात करते हैं केसेस की तमाम तर डिटेल्स के हवाले से, तो आज भी जो दलाइल थे वो काफ़ी दिलचस्पी रहे हैं, और जिससे ये नज़र आ रहा है कि तमाम तर जो जजेस साहिबान हैं वो इस केस को बड़ा फुली इंटरेस्टेड होकर सुन भी रहे हैं और इसके ऊपर दलाइल को कंप्लीट भी कर रहे हैं। आप इस केस को किस तरह से देख रहे हैं, और जजेस जिस तरह से इस केस को डील कर रहे हैं, आप उसे किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जो पाकिस्तान में ना एक बात याद रखिएगा, हमेशा के लिए एक लकीर बन गई है फॉर्म 45 और 47 के दरमियान। जी बिल्कुल। और ये लकीर आपको तमाम पाकिस्तान के जो अहम अमूर हैं उनमें नज़र आएगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज आपने बहुत, अगर आप देखें तो आज एक मौके के ऊपर आके जस्टिस मंसूर ने चीफ जस्टिस साहब को भी वो कर दिया, यानी उनकी बात को निगेट कर दिया और बड़े सख्ती से किया। ठीक है ना, जब उन्होंने बात हो रही थी कि जी ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, क्या एक सीट जीतने वाले को ये दी जा सकती हैं, तो उनका दी जा सकती हैं आइन में, ऐसा तो उनका नहीं, ऐसा नहीं है जी। तो एक बात आप समझें कि आज एक कॉन्फ्लिक्ट जजेस ब्रदर्स में क्लियरली नजर आई। यहाँ तक के अतर मिनल्ला साहब का जो जुमला है कि अगर मुल्क में नाइंसाफ़ी हो रही हो तो हम जजेस रेत में सर दे के शुतुरमुर्ग की तरह बैठे रहे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है ना। तो मैं तो बड़ा होपफुल हूँ, होपफुल इस हवाले से हूँ कि हम जुडिशरी में मैं एक ख़ास किस्म की तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पीटीआई से, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सुन्नी इत्तेहाद से, मुझे इंटरेस्ट है पाकिस्तान में वोट की हुर्मत से। एग्जैक्टली ठीक है ना, मुझे इंटरेस्ट है कि लोगों के मैंडेट के इज्जत से। जो बात मुसलसल अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं उसका आसान लफ्जों में तर्जुमा यही है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि मैं देखे ना यार, मुझे दुख से कहना पड़ता है, अब तो मलिक मुझे टोकता भी नहीं है ना, नहीं तो ये मुझे कह देता था कि जरा हाथोला रख। जॉन एलिया साहब का एक शेर है कि अब मुझे कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। तो अब ये मुझे टोकता नहीं, ऐसा लगता है हमारा खानदान टूट गया। मैं पानी का गिलास कटवा रहा हूं। अच्छा, बात ये है
कि अगर हमारे चीफ जस्टिस साहब खुद वकील बन के और क्रॉस आर्गुमेंट शुरू कर देंगे, ये सामने वाले को बोलने ही नहीं देंगे, वो सब बात करेगा बीच में कुछ ना कुछ वो कह के फिर उसको कर देंगे, तो आप कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी जो है या चीफ जस्टिस साहब। कमाल है चीफ साहब का। मैं जब भी 3-4 दिन से मैं जितना एक फिक्रा सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाना है, हमने फैसला आइन के मुताबिक करना है, हम आइन के मतहत हैं, हम जो कर रहे हैं आइन के मुताबिक कर रहे हैं। क्योंकि मैंने गलत कहा। आपने तो गलत नहीं कहा, लेकिन जनाब जो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो आपने कल सुन लिया ना हामिद रजा साहब को भी। गुफ्तगू करने से रोकता अच्छा, है। एक तो ना मुझे बड़ा शदीद एतराज है जो टेलीविजन पे वो कैमरा एंगल है ना, वो मलिक साहब अच्छे नहीं है। वो जैसे लगता है जजेस साहिबान छत पे बैठे हुए तो छत पे बैठे हैं वो। ठीक है ना, वो इतना ऊंचा, वो उससे ऐसा लगता है कि वो जैसे कोई तफरीक है वकील नीचे, वैसे भी तो ऊपर ही होते हैं। नहीं, वैसे मैं वो जो कैमरा एंगल की बात कर रहा हूँ, लेकिन असल चीज मलिक साहब ये है कि आइन का एहतराम कहना और करना में दो फर्क है। वो तो ठीक है ना, मोहब्बत बुरी है, मोहब्बत कहे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। वाह वाह। ठीक है ना, सो आप खाली ये ना कहें कि ये आइन कहाँ गया, जब एक जमात के ऊपर आपने उससे उसका इंतखाबी निशान छीन लिया। आइन तब कहा गया है जब एक जमात के सब अफराद को एक इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दे दिया, जबकि आइन कहता है कि नहीं, कोई जमात पे तब तक पाबंदी नहीं लग सकती जब तक वो मुल्क के खिलाफ कोई काम ना करे। आइन तब कहा गया है जब सबके सामने, जजों के सामने लोगों को जो उम्मीदवार थे वो आके कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और जान छूट जाती थी। आइन तब कहा गया जब लोगों को घरों से उठाया जाता था। आइन तब कहा गया जब क्या कहते हैं पोलिंग एजेंट्स को घरों से उठा लिया जाए। ये आइन तब कहा गया जब उनके पोलिंग कैंप नहीं लगने दिए। आइन को कहना कि आइन हर चीज के हम पाबंद हैं, तो जो चीफ जस्टिस है मेरे ख्याल में वो वजीर आजम से ज्यादा अल्लाह के यहाँ जवाब दे होगा कि तुम्हारे दौर में ये सारी नाइंसाफियां हुई और आप खामोशी से देखते रहे। तो मुझे आइन वाइन ना सुनाए भाई, मैं तो प्रैक्टिकली पाकिस्तान को देख रहा हूँ। साहब जो कहते हैं वही कह रहा हूँ, थोड़ी सी बात वो बड़ी टेक्निकली आप जवाब भी दीजिएगा, लेकिन जो जस्टिस मुनीब ने कहा है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये बात कैसे अखज़ कर ली कि जो उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है बल्कि आज़ाद उम्मीदवार हैं। और ये बताइए कि क्या आइन के मुताबिक ये जो सब कुछ हुआ, क्या ये दुरुस्त था? वेरी इंटरेस्टिंग। एक चीज आप अगर काजी साहब को सुने ना 2-3 दिन में, सबसे ज्यादा उनका बार बार कंसर्न है, बल्कि उनका कमेंट है कि आपने पीटीए क्यों छोड़ी, पीटीए क्यों छोड़ी। अब जो असल लड़ाई फिर बनती है ना, टू बी ऑनेस्ट विद यू, वो बनती है फिर इलेक्शन कमीशन के साथ, क्योंकि उनको डिक्लेयर किया आज़ाद इलेक्शन कमीशन ने। मैंने कल भी आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बनाई थी। वो थे ग्रे एरिया में फंसे हुए लोग थे, उन्होंने तो कागज जब कराए थे तब उन पे पाबंदी नहीं थी, बाद में उनको उनका निशान गया, वो गुम हो गया, उनको खुद पता नहीं था वो क्या है। तो फिर तो अगर ये जो आप जिस तरफ आ रही है, काजी साहब ने आज फिर कहा है, उन्होंने आज फिर कहा कि आपने पीटीए नहीं छोड़नी चाहिए, आपकी गलती है, बल्कि उन्होंने इसको सियासी खुदकशी भी कहा है। सवाल ये है, अगर वाकई वो समझते हैं ये उनका जो कमेंट है, तो मैंने अगर कुछ फैसला मैं करूँ ना तो आप मुझ पर जिम्मेदारी, फिर तो उनको चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को बुलाएं, उनसे पूछें कि भाई आपने किस कानून के तहत। अच्छा नहीं, एक मिनट मलिक साहब, हमने आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि अब्दुल्ला मलिक हमारे दोस्त हैं, उनकी अहलिया ने रिट की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अजहर सदीक उसके वकील है, कि भाई किसी जमात के ऊपर जब पाबंदी नहीं लगी तो उसके उम्मीदवारों को आप आजाद कैसे करवा सकते हैं? किसी जमात पे पाबंदी लगने के हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। तो इलेक्शन कमीशन ने अब पे ही, वो राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो रोज खड़े होकर पीटीआई की तरफ मुकर के कहते राजा राजा खांदे बिलिया मिलियां तक दिया। ठीक है ना, तो भाई बात ये है कि आपने पाकिस्तान के पूरे निजाम को चूचू का मुरब्बा बना दिया। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, और मैं समझता हूं कि क्रिकेट की तबाही में हमारे मेरे प्यारे नकवी भाई और पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की तबाही में मेरे राजा साहब, इन लोगों ने इस सतह के ऊपर काम किया माशाल्लाह। नहीं यार, ये गलत बात है। इलेक्शन कमीशन ने अपना नकवी साहब को, मोहसिन नकवी को वज़ीर आला पंजाब बनाया था, बोर्ड का हेड नहीं बनाया उन्होंने। आप गलत तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक मासूमाना सवाल आपसे पूछना चाहूंगी जनाब, एक बहुत ही मासूमाना सवाल है। आइन के मुताबिक मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो हमारी निगरान हुकूमतें बनी थी जिन्होंने बर वक्त इलेक्शन करवाने थे, आइन के मुताबिक वो क्यों नहीं हुए थे? नहीं हो, आप क्या बात करें, बर वक्त इंतखाबात हुए और जो हमारी मर्जी, वक्त उनकी मर्जी का था, बर वक्त उनकी मर्जी। और देखें
उनकी जो सर्विसेज है ना मलिक साहब, जी। तो सीधे एवं सड़ते रहते हो भाई, उन लोगों की सर्विसेज हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अगर फर्ज करें मेरे में एक अल्लाह ने वो क्वालिटी दी है कि भाई मैं एनालिस्ट भी हो सकता हूँ और मैं फिर एंकर भी हो सकता हूँ, तो मलिक कई दफा कहता है तू एंकरिंग कर ले, ओपनिंग भी कर सकते हैं, ओपनिंग भी कर सकते। तो भाई अगर वो दाल लोग, चावल भी खा सकते हैं। अगर वो नहीं, वो पुलाव पुलाव, sorry। हाँ, वो पुलाव, अगर वो लोग इंतखाबात शानदार, गैर जानिबदार, शफाफ करा सकते हैं, तो फिर उसके बदले देखे ना, वजीर आला भी वही लोग होंगे, सेनेट में भी वही लोग जाएंगे, वजीर दाखिला भी वही लोग होंगे, क्योंकि पाकिस्तान मर गया सारे, बाकी तो किसी में सलाहियत है ही कोई नहीं। आइन के तो मुताबिक वही लोग हैं जिन्होंने इंतहाई शानदार इंतखाबात कराए, और फिर वो धड़ल्ले से कहते हैं कि मैंने बहुत ही गल की थी, तो फॉर्म 47 वाली गल दस देगा, वही जो इंतखाब कराता है वही फिर उन्हें मलिक साहब कह भी देता है। ये अच्छा, मैं मलिक साहब? गारंटी आपको दे रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब की आज या कल मुलाकात है बाबर आजम के साथ, वो भी मसला हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बाबर आजम का उन्होंने टाइम दे दिया, टाइम उन्होंने क्या, अच्छा, वो अमेरिका मुलाकात से आइन वो के आ मुताबिक गए, हो रही है? आप अभी तनकीद करते ना, 1-2 दिन में मुलाकात में वो मसला भी हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अच्छा आइन नहीं, के एक मिनट मुताबिक मलिक साहब, एक चीज का, आई एम सॉरी it's okay। यार देखें, जो बाबर आजम पे इल्जामात लग रहे हैं कि उन्हें अमेरिका में उन्होंने ये ले लिया, यूं ले लिया, और इतने करोड़ और ये वो सारा कुछ, हमारे दोस्त हैं उनका एक वीलॉग में देख रहा था, यार इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मगर यार ये भी तो कोई तरीका तहकीकात नहीं ना। तो नहीं होनी नहीं, चाहिए। पाकिस्तानियों को हमारा एक और भी मसला है, हमारी टीम जब भी आती है हम उसको जुए में डाल देते हैं। हमने ये कभी नहीं कहा कि यार हमारी परफॉर्मेंस भी खराब हो सकती है। मतलब सीरियस में बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब कभी भी पाकिस्तान की टीम हारी है, एक दफ़ा मुझे इंजमामुल हक पाकिस्तान का कप्तान था, पाकिस्तान 2 मैच हार गया, 3 सारों ने शोर डाल दी, वो बेचारा रोने लगा, वो कहे यार अब टीम ही बाटी है, बल्कि टीम है, आप सचमुच आ रहे हैं। नहीं लेकिन मलिक साहब, जिस टीम के 7 कोच हों हैं, और और ट्रेनिंग साडा भी। जेड़ा उन्होंने चीफ यार कोच आपस की वो बात है। अमेरिका जाके टेम बॉल टूर्नामेंट मैं खेल रहा हूँ। सिर्फ एक ही कमेंट करूंगा, मैं क्रिकेट की तरफ लेकर नहीं जाता, आप दोबारा पाकिस्तान और अमेरिका का मैच देखें, जनाब। ठीक है? सिर्फ एक मिनट सुने ना। हाँ जी। सिर्फ जो उसने बाबर आजम का कैच किया ना, पूरा टूर्नामेंट एक तरफ कर लो, एक हाथ से जो उसने कैच किया ना, वो बता रहा था टीम बड़ी है। चले आप बात करें, वैसे डी कॉक द कैच भी देखें। चलिए हम इस पर बातें भी बात कर लेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि आइन के मुताबिक अगर मखसूस नशिस्तों का मामला हल नहीं होता है तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का लाही अमल क्या होना चाहिए, ये क्या लाही अमल होगा? वो तो कल साहबजादा साहब फरमा गए, वो तो कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट तो ऐलान करेंगे। देखिए पहले तो सीधी बात है, जो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, जो मुझे समझ आ रही है, पाकिस्तान का जो आइन है, वो कानून है, वो दीवार पे लग गया, उसको समझ नहीं आ रही, सिस्टम समझ ही नहीं पा रहा कि आप पीटीआई के थे, आपकी से निशान चला गया, फिर आप आज़ाद बन गए, फिर आप सुन्नी तहरीक में चले गए। आज एक और भी मसला, कल जो साहबजादा ने फरमाया था ना हमारे प्रोग्राम में, आज वहाँ वो केस चला गया, उसने कहा भाई आपने तो खुद ही कह रहे हो कि मैं आज़ाद हूँ, मैं कब आज़ाद था, मैंने तो किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से आया था, एक नया इशू पैदा हो गया, फॉर्म मंगा लिए, वो देखेंगे। कल वैसे वो ब्रेकिंग न्यूज हमें दे गए थे। हाँ जी। हमें तो जो कमीशन ने बताना था हमने वही बताना था ना। इलेक्शन कमीशन ने कहा था जनाब देखो कैसी मजेदार पार्टी है, कि पार्टी का चेयरमैन भी आजाद कैंडिडेट था, आज वो भी बांडा फूट गया। अब मसला ये हो गया है कि इसका एक बहुत बड़ा फ्रीक बन गया इलेक्शन कमीशन। मेरा ख्याल है इंसाफ के तकाजे ये हैं कि आप पीटीए को थोड़ा ब्रेक दें, उनको बुलाएं, उनको सुने। राना साहब, अगर पीटीआई को ब्रेक देकर उन्हें बुलाया जाए और उन्हें सुना जाए, जैसे आपने खुद कहा कि काजी साहब जो हैं वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, लेकिन नो डाउट जब वो प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं तो वो बार बार इंटरप्ट करके अगलों के दलाइल भी मुकम्मल नहीं होने दे रहे होते। इलेक्शन कमीशन से कौन पूछेगा कि क्या ये जो सब कुछ किया गया है वो आइन के मुताबिक था? अब देखें, आज जस्टिस मंसूर साहब ने भी, जस्टिस आयशा साहिबा ने भी, और जस्टिस मुनीब ने भी मेरा ख्याल है इस जानिब इशारा किया है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके एंड से कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे ये सारा कुछ खराबी हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं, मैं मेरे हीरो हैं और मैं उनका एक फॉलोअर हूँ, तो मेरा ये यकीन है कि चीफ जस्टिस साहब, और फिर उन्होंने आइन की तहफ़्फ़ुज़ की कसम भी खाई हुई है, तो मेरा ये यकीन है कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के तहत और मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुताबिक 1973 के आइन के तहत जो है वो आइन की बका के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ज़रूर बुलाएंगे। और वो कौन से कोई बंदियाल या सदर वो हैं अलवी हैं कि चीफ जस्टिस कहेगा मैं नहीं मिलता। तब तो यहाँ मैं थोड़ी सी आपकी इतला के लिए, ये हमेशा ऐसे हो रहा है,
इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ये होता है कि हम एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, इदारा है, हम खुद अदालत है भाई, हम खुद आपको सजाएं दे सकती है, हमें किस चक्कर में आपने बुलाया। अच्छा नहीं, इसमें वेलमेक साहब एक ठहरें, ये मैं क्या बात ये भी जेल में ये जब वो कहते हैं ना कि हम इंडिपेंडेंट इदारा है, तो दिलचस्प लतीफ़ा सुने कि जब लाहौर हाई कोर्ट ये कहते हैं ना कि जी ये जो जिसके तहत इलेक्शन हो रहे हैं, क्या नाम है, ब्यूरोक्रेसी के तहत ये ठीक नहीं है, अभी लाहौर हाई कोर्ट फैसले का वो जारी भी नहीं करती, तो वो फटाफट कहते सब रोक दे तरबियत भाई इलेक्शन कमीशन, तब उनकी इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, बिल्कुल, क्योंकि तब उनको कहीं और से कुछ इशारा हो रहा होता है। सो मैं ये समझता हूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट बुलाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, बुला के ये सवाल जो आप उन वकुला से पूछें उससे पूछें कि भाई आपने किस कानून के तहत एक पार्टी को आजाद डिक्लेयर किया जबकि आइन इसकी इजाजत ही नहीं दे रहा। बिल्कुल, आइन तो नहीं कहता कि अनटिल अनलेस, माजी में भुट्टो साहब ने पाबंदी लगाई वहां पे बलूचिस्तान की जमातों पे केपी के, लेकिन वो बाकायदा एक रेफरेंस के प्रोसेस है वो, तो हाँ उसके तहत ऐसे थोड़ी है कि आप किसी जमात को भी कह दें कि जी अब आप खत्म हो गए। होता है वफाकी हुकूमत को रेफरेंस दायर करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में साबित करना पड़ता है, पाबंदी फिर हुकूमत नहीं लगा सकती, वो सुप्रीम कोर्ट लगाएगी। अच्छा। अब इस पे लड़ाई ये है कि 90 से ज्यादा सीटें हैं, 77 पीटीए कहती है हमें मिलनी चाहिए, तो ये कोई दूसरी तरफ 2/3 की तरफ जा रहा है, ये बड़ा मतलब ये अच्छा मलिक साहब, अभी तक जिस तरह से फुल कोर्ट बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और खुद जस्टिस साहब भी इसमें इतना इन्वॉल्व हैं, आपको क्या लगता है फैसला किस किस्म का हो सकता है इस केस का? देखिए मुझे तो होप नहीं है पीटीए के लिए, मेरे लिए होप नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा मसला बन रहा है ना, जो बार बार काजी साहब हिट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यार आपने पीटीए क्यों छोड़ी, वो उसका मतलब ये है कि जो आइन कह रहा है, क्योंकि हर चीज़ आइन के मुताबिक होती है, आइन कहता है कि ये मखसूस नशिस्तें फ़र्द की नहीं होती, ये मतलब कैंडिडेट की नहीं होती, ये पार्टी की होती है। अब जब आप आज़ाद हो गए तो इसका मतलब है आपके पास तो वोट ही नहीं है किसी पार्टी का, तो हम सीट आपको कहाँ से दें? जो मुझे समझ आ रही है, मुझे नहीं लगता कि उनको सीट मिलेगी। एक बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, वो मैं एज एक्सपर्ट नहीं बात कर रहा, जो मैं समझाऊँ, इस फैसले में आइन कानून के पास कोई डायरेक्शन नहीं, अल्टीमेटली ये आपकी सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन करना पड़ेगा, वो जो भी डिसीजन करेंगे इट वुड बी अ न्यू लॉ। राना साहब, आपको क्या लगता है कि जितनी दिलचस्पी के साथ इस केस को सुना जा रहा है, दलाइल खुद भी दिए जा रहे हैं और दलाइल लिए भी जा रहे हैं, फैसला क्या सकता है? देखिए फैसला तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन आपको हालात किस तरह से लग रहे हैं? कि मलिक का मैं बता देता हूँ, मलिक, हाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ मखसूस रिश्ते मिल जाएंगी या नहीं मिलेंगी। हाँ देखें ना कितना क्लियर है ये। वो जनरल मुशर्रफ मुझे याद आ गए, उनसे CNN में एक इंटरव्यू हो रहा था, मैंने ये चीज़ वहाँ से सीखी। उन्होंने पूछा कि उसामा बिन लादेन जिंदा है, यार कमाल जवाब उन्होंने दिया, पहले कहते हैं जिंदा है, फिर कहते हैं ये मर गया। हाँ दोनों में से एक चीज़ जो काम है तो हुआ होगा। अब मैं जो अर्ज कर रहा था ना वो ये थी कि ये इस बात को इस तरह अगर आप लें कि सुप्रीम कोर्ट के पास और चीफ जस्टिस साहब के पास एक तारीखी मौका है पाकिस्तान के अंदर ताकतवरों की मुदाखलत रोकने का। ये बात तो तय है कि पीटीआई से जो कुछ भी पीटीआई के साथ हुआ उन्हें किसी और चीज़ की सज़ा मिल रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ उन्होंने किया उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है ना, जो उनका जमहूरी हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को भी पता है इस बात का, चीफ जस्टिस साहब जब ये कहते हैं तुमने खुदकशी क्यों की जी, वो पैन रोटी दे विच है ही जहर सी, बस होर कुछ नहीं सी, आप उनके आगे जहर रख के और उनको कोई ऑप्शन भी नहीं दे रहे और वो खा लें, फिर कहते हैं तुझे खुदकशी कर ली भाई, तो आप इस पे तहकीकात क्यों नहीं कर रहे कि उनको जो रिस्क हलाल था किसने छीना उनका, बिल्कुल, किसने उनको एक कमरे में बंद करके सब जहर का प्याला पकड़ा दिया, वो कौन से सुकरात थे जो जहर का प्याला पी के छलांगे मारते, मंसूर थे, मंसूर भी इलाज थे कि वो इस पे खुशी का इजहार करते, ठीक है, आप खुदकशी कर ली तो पीछे जो कुछ हुआ वो आपको नहीं पता चल रहा। सुप्रीम कोर्ट में एक जुमला होता है मलिक साहब, बादियो नजर जी, ठीक है ना, बादियो नजर हमें लगता है कि ऐसा हो सकता था, ये बादियो नजर में बहुत गुंजाइश होती है। चीफ साहब जब ये सवाल करते हैं तो मैं हैरान होता हूँ कि उन्हें ये हालात ही नहीं पता चले कि पीटीआई को ये इस तरह करना क्यों कर। कल उनके वकील ने फिर कह दिया ना कि हम इतना कंफ्यूज हो गए थे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम करें क्या, ठीक हो गया, ठीक है ना, तो किसने किया था कंफ्यूज, सिस्टम ने, ठीक है, तो क्या आपको सिस्टम का नहीं पता, आपके सामने सारा कुछ तो हो रहा था। चलें जी, केस की समाअत अभी चल रही है, अभी दलाइल अभी मजीद भी आने हैं, अब देखना यह है कि मखनशिस्तें मिलती हैं या नहीं मिलती, लेकिन यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं वफाकी बजट के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले नाराज़ नजर आ रही थी, लेकिन आज उन्होंने बाकायदा हुकूमत की हमायत का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम आपका साथ देंगे इस वक्त बजट की जो सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत को साथ लेकर चलना है और हम उनके इत्तेहादी हैं। दूसरी तरफ पर हमने ये भी देखा कि कहीं रूठने का सिलसिला चल रहा था, कहीं मनाने का सिलसिला चल रहा था, लेकिन इस रूठने मनाने के सिलसिले में और इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर कहीं पर भी नवाज शरीफ साहब नज़र नहीं आ रहे। आखिर वो कहाँ हैं और वो क्यों नहीं नज़र आ रहे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमने मईशत को ठीक करना है तो नैब और मईशत साथ इकट्ठे नहीं चल सकते हैं, हमें नैब का खात्मा करना होगा। इसाराना साहब, बजट पे तो हम बाद में आते हैं, पहले मैं चाहूँगी कि नैब के हवाले से बात कर ली, क्योंकि इससे पहले भी ये कई लोगों की ख्वाहिशात थी कि नैब का खात्मा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ख्वाहिशात तब्दील हो जाती थी। नैब के खात्मे का आज फिर दोबारा से एक अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? अच्छा देखें, ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी अपने सियासी मुखालफिन के लिए इस तरह के हरबे नहीं इस्तेमाल किए। और नैब के अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतासिर हुआ तो वो पीपल्स पार्टी थी जी। आसिफ अली जरदारी साहब 10 साल जेल भुगतते रहे और बच्चे बड़े हो गए उनके इसी उसमें जी। जेल में, लेकिन वो सारे मुकदमात नवाज शरीफ ने बनाए थे। इमरान खान ने कोई मुकदमा उन पे नहीं बनाया था। बिल्कुल। इसी तरह नवाज शरीफ साहब पे जितने भी ये सारे मामला चल रहे थे, उदैबिया और ये पहले के बने हुए थे। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि हमारी अगर अदालती निज़ाम मजबूत हो तो हमें किसी नैब की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। अगर हमारा कोई अदालती निज़ाम हो, और फिर दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि अगर हमारा इंतखाबी निज़ाम मजबूत हो तो किसी एहतसाब की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। लोग करप्ट लोगों का, बदकिरदार लोगों का एहतसाब इंतखाबात में कर सकते हैं। अब 8 फरवरी को तमाम तर उसके बावजूद लोगों ने एहतसाब किया ना, किया, बिल्कुल तमाम तर हरबों, तमाम तर खुले मैदान मिलने के बावजूद वोट नहीं मिले आपको। ऐसा तो नैब 12, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना जी। ऐसे थोड़ी है कि अब मिसाल के तौर पे मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि पाकिस्तान जब बहुत शदीद क्राइसिस में था तो 20 अरब डॉलर का दुबई लीक सामने आ गया। बिल्कुल सामने आया। तो उस पर कोई अदालत एक्शन क्यों नहीं ले रही? कोई क्यों नहीं इस पर तहकीकात का हुक्म दे रहा कि वो कौम जिसके 1.5 अरब डॉलर के लिए IMF के आगे हम हर चीज मान जाते हैं, 20 अरब डॉलर इस मुल्क से निकल के चले गए, कोई इस पे बात क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, इसमें एक और बात भी बड़ी अहम है। एक तो जितने डॉलर गए हैं वो तो अपनी जगह चले गए। सवाल ये है, ये जो हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो पैसे कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हुई, गए कैसे? वो दूसरा सवाल है। गए कैसे? आप ये जो बजट बनाते हैं जरा कल बताया ना कितने हम पैसे लगा रहे हैं इदारों पे, ये दूसरा उससे बड़ा सवाल है कि 11 अरब डॉलर हम लगाते हैं इस मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका मतलब मेरी एयरपोर्ट्स, मेरी जो नेवी है, जो भी जहाज चलते हैं, तो हम हमारे से जो मर्जी पैसे ले जाए। वो दूसरा सवाल इससे बड़ा ये पैदा हो रहा है। दूसरी बात ये कि दुबई तो ऑलमोस्ट हम खरीद चुके हैं। अगर आप जाके देख वहाँ पे रहने नहीं दिया जा रहा। नहीं, वो इसलिए कि आप मनी लॉन्ड्रर नहीं है ना। ओ अच्छा। आप बाहर पैसे नहीं भेज रही ना। Exactly. रहने के 3-4 घर है वहाँ पे। घर नहीं, मैं तो ही नहीं करते। सॉरी, विलास जो है ना, वो है। घर तो हम दावत भी दे चुके हैं नशीनों के होते हैं। ये दावत भी दे चुके हैं वैसे हम मलिक साहब। घर हम खाक नशीनों के होते हैं जो तिनका जोड़ के आशियाना बनाते हैं ना, और उसके ऊपर फिर कभी लेस्को, कभी पेट्रोल के। वहाँ पे क्रिकेट भी अरबों के साथ खेलता है, अरबों में खेलता है। अरबों में खेलता हूँ मैं बाकायदा। आप घुड़सवारी नहीं करते थे? नहीं, देखिए मैं सेफ गेम खेलता हूँ, लेकिन बात ये है कि जो दुबई के विलास हैं, किन के ट्विन टावर्स हैं वहाँ पे, बिल्कुल, किन के मसाज सेंटर हैं, चले आपको मसाज सेंटर का मैंने कहना चाह रहा था, लेकिन ये कि हमें यार अगर हम किसी हकीर से लोग हैं और हम नॉन फाइलर के ऊपर हमारी सिम बंद हो सकती है, तो ये जो 20 अरब डॉलर लेके जा रहे हैं इनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा है, कोई रास्ता नहीं बंद हो सकता, ऐसा कोई कानून नहीं है। या वो जो बेचारा हजाम है जिसके पास एक छोटी सी सिम है और वो नॉन फाइलर है, तो हजाम की सिम भी बंद हो जाएगी, उसका गैस मीटर भी कट जाएगा, उसका बिजली का मीटर भी कट जाएगा।
ठीक है, और जो यहाँ पे 20 अरब डॉलर लेके बाहर चले जाएंगे उनका कोई आप बाल भी का नहीं कर सकते। जनाब, नैब के खात्मे को आप किस तरह से देखते हैं? और जैसे अभी राना साहब ने कहा कि इस पे तो केसेस खुद बनाएगी और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें विक्टिम भी रह चुकी हुई है, तो आज बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि मईशत को ठीक करना है तो हमें इस इदारे को ख़त्म करना होगा। देखिए, प्रिंसिपली तो बिलावल की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप पॉलिटिकली मैन्यूवरिंग ना करें, जो असूल की डेमोक्रेसी की बात है, और उसका वही बात है कि जो जमहूरियत में एहतसाब है वो वोट है सबसे बड़ा। वोट आपको लेके आए, वोट आपको लेके जाए, ये तो 100% मैं एग्री करूंगा बिलावल की इस बात से। मगर मैं इससे एग्री नहीं करूंगा आप नैब बंद करें। आपको माइंड सेट बदलना होगा। अगर आपने नैब बंद कर दिया तो अगर नवाज शरीफ के ज़माने में सैफुर रहमान साहब की नैब थी, उसने भी यही रफड़ डाला था। बड़ी के मज़े की मैं आपको बात बताऊँ, सेकेंड जब बहादुर शाह जफर को मुगलों का जब जवाल आया ना, तो कंपनी बहादुर जो थी ना, अंग्रेज़ ने उसको जिला वतन किया। और अगर वो आप FIR पढ़ लें उनकी, वो वही है जो आज तक है कि ये अपना गरदार है, वतन दुश्मन है, करप्ट है, सारे वही इल्ज़ाम आता जो अभी तक हमारी रियासत लगा रही है। बहादुर शाह जफर को ये अंग्रेज़ों ने जो दूसरे मुल्क से काली मिर्च लेने आए थे यहाँ से अंग्रेज़ बहादुर, जिसको हम कहते हैं मामा जमहूरियत यहाँ काली मिर्च लेने आके कब्जा कर लिया। तो कब्जा करके जब उसने बहादुर शाह जफर को निकाला ना, वो आप पढ़ ले जाके, वो एग्जैक्ट वही इल्ज़ाम आता है। मैं माइंड सेट की बात कर रहा हूँ। यही ज़ियाउल हक की आप 90 दिन की तकरीर सुनने बाद में वो भी आ गया था कि नहीं एहतसाब करते हैं या करप्शन बढ़ी है। यही काम जनरल मुशर्रफ करने आया था, यही काम जनरल अयूब करने आया था। एक एक बंदे का मैं आपको साबित कर सकता हूँ। जितने पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं, जितने मिलिट्री डिक्टेटर्स आए हैं, सब ने एक काम किया कि हम एहतसाब करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? हुआ नहीं है। तो बिलावल को 100 में से 50 नंबर है। बात प्रिंसिपली ठीक ही है, मगर नैब नहीं, माइंड सेट बदलो। राना साहब, बजट पे बहस भी हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फाइनली मंजूरी भी दे दी है, ये रूठने मनाने का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर मुझे बड़े बावसूख ज़राए ने बताया कि आपके पास खबर है नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं और क्यों गायब हैं। अच्छा मलिक साहब, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के हो रहे हैं मुज़ाकरात? हाँ जी। तो नून लीग के तो सदर नवाज शरीफ साहब हैं। बिल्कुल। ये शहबाज शरीफ साहब से क्यों मिलते हैं जाके? नवाज शरीफ साहब से क्यों नहीं मिल रहे? देखो, उनको जो चीजें चाहिए उनके पास है, मैं बता देता हूँ क्या क्या। अच्छा, तो फिर नवाज शरीफ साहब के कोई इख्तियार नहीं है? नहीं, वो तो अपनी बेटी की सरपरस्ती कर रहे हैं, पंजाब में चीजें चूजें उनको बता रहे हैं। नहीं, लेकिन फायजा साहब, मेरा सवाल फिर अपनी जगह पे खड़ा है कि अगर ये दो जमातों के दरमियान मुज़ाकरात थे, ठीक है, बिलावल साहब अपनी पार्टी के चेयरमैन है, एग्जैक्टली ऐसा ही तो है। वो जाके नून लीग के सरबराह से मिलेंगे ना? बिल्कुल ऐसा ही है, जो कायम मुकाम सदर हैं। और अगर उन्हें पंजाब हुकूमत से कोई इशू है तो वो मरियम से मिलेंगे जाके। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ये पहुंच होके खोती बोर्ड थल्ले आके खड़ी हो जाती है, और वो यही 2-3 लोग हैं जो आके मना लेते हैं, सागडार साहब ये वो। नवाज शरीफ साहब से क्यों नहीं बात हो रही? नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकली डिसीजंस क्यों नहीं ले पा रहे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में कोई इख्तियार ही नहीं है। और उनकी खामोशी की वजह कल भी यही शोर मचा था कि जी वो मुतहरिक हो गए हैं, पार्टी में बड़ी तब्दीलियां आने जा रही हैं, एकदम सदर भी बना लिया और सारा कुछ। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पे पॉलिटिकली इररेलेवेंट आदमी है। उनके ना किसी फैसले का इख्तियार उनके पास है, ना वो किसी से मुज़ाकरात करके कोई चीज़ को फाइनल करने की पोजीशन में है, क्योंकि शहबाज शरीफ के हाथ में ही सब कुछ है। ठीक है ना? अब वो किस वजह से है ये मैं अभी बहस नहीं कर रहा, लंबी बहस है, लेकिन है यही कि प्रैक्टिकली शहबाज शरीफ इज द पर्सन जो किसी के बिहाफ पे कोई भी फैसला कर सकते। नवाज शरीफ साहब पर्सनली कुछ नहीं कर सकते। पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो चुके हैं नवाज शरीफ साहब, राना साहब कह रहे हैं, और वो देखिए सदर होके क्यों नहीं मिल रहे। असल लड़ाई ये नहीं है, यहाँ लड़ाई ये है कि हुकूमत इतनी प्रेशर में है, महंगाई, लोग इतने आवाज़ हैं, ये चाह रहे हैं कि हुकूमत के सारे फ़ायदे भी लें। यही पीपल्स पार्टी की सियासत है, यही नवाज शरीफ की सियासत है कि रहें भी हम अपोजिशन में। अब पीपल्स पार्टी को खुली ऑफर है कि फेडरल हुकूमत का हिस्सा बन जाओ, नहीं, हुकूमत में रहना भी नहीं, बेनिफिट भी लेनी है। यही काम नवाज शरीफ कर रहा है। नवाज शरीफ की वही बात है कि जनाब मैं फेस नहीं बनाना अपना हुकूमत वाला। उसने एप्लीकेशन दे दी है कि मैं बजट में छुट्टियाँ दे दो मुझे। वो इतनी छोटी, मेरी दादी बीमार है, खट्टे खट्टे डुकार आते हैं, मैं आ नहीं सकता बजट इजलास में, तो उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है। आखिर में लिखा यू आर ओबीडियंट? नहीं, वो खाली ओबीडियंट लिखा, यू नहीं लिखा। अच्छा, जो पॉइंट है, अब पीपल्स पार्टी ने क्या, पीपल्स पार्टी का भी यही अलमी है, वो चाह रहे हैं कि हम अपोजिशन भी रहें और हुकूमत के फायदे भी नहीं। जिन चीज़ों पर ये बजट पर रजामंदी हुई है छोटी छोटी, एक तो रहींग्यार, हाँ, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, साउथ के ये कह दिया गया कि वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी, ज़िला इंतज़ामिया,
क्योंकि ये एरिया आपके पॉलिटिकल है, वो आपकी बात मानेंगे। काम आके SHO से मुकदा है। पंजाब की तो सारी सियासत जो है ना वो एक बंदे के लिए चलती है, वो SHO साहब है, क्योंकि बड़े गरीब होते हैं। अगर वो शादी भी की पाबंदी उसने लगानी है, बसंत भी उसने ख़त्म करनी है, इसके बेटे को भी मोटरसाइकिल पर उसने पकड़ना है, तो 3 तो उनको पंजाब पुलिस मिल गई, जिला इंतजामिया मिल गया। दूसरा उन्होंने काम अच्छा किया पीपल्स पार्टी ने, वो कह रहे हैं यार कराची में स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं, हमें इसके लिए पैसे दें, तरक्याती मनसूबे आप इन्होंने बढ़ाए, ये उन्होंने काम किया। तो फिर जो पंजाब की जो कॉरपोरेशन जैसे बल्दिया है, जहाँ पे अराकीन कुछ होते हैं, उन्होंने कहा हम पीपल्स पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है भी हमें बजट चलें, बाकी की बातें कल यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म हुआ चलता है। मेज़बान फ़ायज़ा बुखारी को, इस्तार राना को, ताहिर मलिक को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।